जय हिंद सभी को। मैं डॉक्टर रविंद्र। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स प्रैक्टिस पेपर सेट का मैंने जो बुक लिखा था उसमें से प्रैक्टिस पेपर 4 का आधा पार्ट हम लोग लेक्चर 7 में डिस्कस कर चुके थे। अभी रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 है, डिफाइन द टर्म्स कट ऑफ वोल्टेज एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन द रिलेशन टू द फिनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग Einstein photoelectric equation. Show how the cutoff voltage and the threshold frequency for a given photosensitive material can be determined with the help of suitable graph. First of all, you define cutoff potential. So cutoff potential or stopping potential is that minimum value of negative potential at the anode which just stop the photoelectric current. Means minimum negative potential given to the anode plate so that photoelectric current totally stop. This is a stopping potential or a cutoff voltage. Then what is a threshold frequency? Threshold frequency is a minimum frequency of light below which no photoelectric emission will take place. This frequency is called threshold frequency. By Einstein's photoelectric equation, kinetic energy, maximum kinetic energy equal to h nu minus w naught. W naught is a work function. So the graph is here. Stopping potential लाइन फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पे बनाया, तो इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप है h upon e. So we know that maximum kinetic energy is equal to E into V naught. Then E into V naught is equal to h nu minus h nu naught. H nu naught is a work function. So V naught is equal to h nu upon E minus h nu naught upon E. Clearly V naught and frequency graph is a straight line. Question number 27. Two small identical circular loops marked 1 and 2 carrying equal currents are placed with the geometrical axis perpendicular to each other as shown in figure. These are the two circular coil. Find the magnitude and direction of magnetic field produced at point O. इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है और उसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना है। तो अभी ये दोनों कॉइल में करंट का डायरेक्शन दे चुके हैं ऑलरेडी। करंट का डायरेक्शन दिया है इधर, फर्स्ट में देखो इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इधर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स रूल, थंब रूल के हिसाब से इनका डायरेक्शन देखो, करंट अगर इस साइड से ऐसा मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा ऊपर के साइड होगा, वर्टिकली अपवर्ड। एंड जब करंट इस साइड आ रहे क्लॉकवाइज ऐसा, तब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये लेफ्ट साइड ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और अपर साइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। दीज टू वेक्टर्स B1 एंड B2 ले लेंगे हम लोग। तो इसके बाद इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इधर होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस एंगल थीटा बन जाएगा। देन पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल ऑन द एक्सिस। सो एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसका फॉर्मूला हमें पता है। B1 is equal to mu 0 I r square divided by 2 within a bracket r square plus x square raised to 3/2। ये जो डिस्टेंस है ये x है। Then magnetic field due to coil 2
Q के लिए क्या होगा, सेम फॉर्मूला वही है, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू 3/2। तो इसका डायरेक्शन B1 का डायरेक्शन होगा अपवर्ड एंड B2 का B1 का डायरेक्शन होगा लेफ्ट साइड OC1 एंड B2 का डायरेक्शन होगा C2O अपवर्ड डायरेक्शन। देन ये दोनों इक्वेशन फैक्टोरियल ऐड जब करेंगे देन इसका फॉर्मूला है B इज इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। देन B1 एंड B2 का वैल्यू पुट करने के बाद B1 एंड B2 का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि डिस्टेंस सेम है, x डिस्टेंस सेम है, x डिस्टेंस सेम है, इसके लिए उनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये फॉर्मूला में पुट करने के बाद हम लोग B1 इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B2 लिख सकते हैं। देन B इज इक्वल टू अंडर रूट 2B1, B1 का वैल्यू पुट करो नहीं तो B2 का वैल्यू पुट करो। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आने का बहुत चांस है एग्जाम में। ये क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान में रखना है करंट का डायरेक्शन कौन सा साइड है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है चेक करना है। उसके अकॉर्डिंगली आप लोग ये फ्लेमिंग्स थंब रूल यूज करके उनका फाइनल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। फिर वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलने के बाद आप लोग उसका रिजल्टेंट के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा, वो वैल्यू पुट किया मैंने अंडर रूट 2B1 स्क्वायर, अंडर रूट 2B1 स्क्वायर पुट करने के बाद B1 स्क्वायर बाहर आएगा तो B1 मिलेगा। तो आंसर होगा अंडर रूट 2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 विद इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2। एज आर इज वेरी लेस देन एक्स, एज आर इज आर जो है इसका रेडियस ये एक्स डिस्टेंस से बहुत कम है। देन इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ये आर का वैल्यू निगलेक्ट करके डिनोमिनेटर में, तो b इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। सो दैट इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाएगा, 2 अंडर रूट 2 आई हियर पाए से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद इधर नीचे 4 इधर एक पाएगा इधर ऊपर एक पाए, देन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला मिलेगा आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 अंडर रूट 2 आई ए अपॉन एक्स क्यूब, वेयर ए इज अ पाई आर स्क्वायर। 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हम लोगों ने। देन डायरेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, tan पाई इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू, अगर हमने इधर एंगल थीटा ले लिया तो tan थीटा क्या आएगा, दिस P2 अपोजिट साइड, अगर ये B2 है तो ये भी B2 हो गया, B2 अपॉन एडजेसेंट साइड B1, देन tan थीटा इज इक्वल टू B2 अपॉन B1, दैट इज इक्वल टू B2 हमें पता है B2 और B1 का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसके लिए उसका रेशियो आएगा 1, देन tan थीटा इज इक्वल टू 1, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, सो दैट इज इक्वल टू 45 एंगल π/4। ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में एक बार पूछा है तो इसके लिए ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको और में, द वायर्स which connect the battery of an automobile to its starting motor carrying a current of 300 ampere for a short while. What is the force per unit length between the wires if they are 70 centimeter long and 1.5 centimeter apart? Is the force attractive or repulsive? तो ये जब फोर्स पर यूनिट लेंथ का बात आता है तब आप लोग फॉर्मूले याद करेंगे, 2 पैरेलल वायर्स, तो करंट या तो सेम डायरेक्शन में होगा नहीं तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। तो इधर करंट अपोजिट डायरेक्शन में, जैसा एक बैटरी से ऑटोमोबाइल में कनेक्ट किया
ऑटोमोबाइल का स्टार्टर, फिर उस मोटर से फिर वापस हम लोग बैटरी को में कनेक्ट करेंगे तो दो पैरेलल वायर बन जाएगा। सो नाउ हियर गिवन क्या क्या देखो, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4.10⁻⁷ एंड करंट I1 एंड I2 सेम है, जाते टाइम जो करंट है आते टाइम वही करंट होगा, दैट इज 300 एम्पियर एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वायर। ये दो वायर के बीच वाला जो ये डिस्टेंस है ये हम लोग स्मॉल r ले लिया। आप लोग L भी ले सकते हैं, उस सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करो 1.5 × 10⁻²2 मीटर। देन द फॉर्मूला क्या है उसका, फॉर्मूला है F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। तो इधर R दिया है आपको और I1 I2 इज सेम, म्यू नॉट का वैल्यू उधर 4.10⁻⁷ ये वैल्यू पुट करो तब आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू मिलेगा 1.2 न्यूटन पर मीटर। सो करंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, करंट अपोजिट डायरेक्शन होगा तो मतलब अनलाइट करंट हो गया, लाइट करंट होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दोनों वायर अगर दो वायर है और करंट का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो आप लोग ध्यान रखेंगे करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो अट्रैक्शन और करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट होगा तो रिपल्शन। तो इधर करंट ऐसे जा रहे हैं और इधर से वापस ऐसा आ रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो ये दोनों वायर रिपेल करेंगे। उसका बी पार्ट है व्हाई शुड एन एमीटर हैव अ लो रेजिस्टेंस। एमीटर में लो रेजिस्टेंस क्यों यूज किया जाता है? An ammeter is connected in series with the circuit to read the current. If it had a large resistance, it will change the current in circuit, which it has to measure correctly. Hence, ammeter reading will have significant error. So, for correct reading, an ammeter should have a very low resistance. एमीटर हम करंट मेजर करते टाइम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अगर हम एमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा रख दिया तो उससे क्या होगा, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस की वजह से कम करंट फ्लो होगा उस एमीटर से। इसका मतलब है तो जो एक्यूरेट हम करंट मेजर कर रहे वो हमें नहीं मिलेगा। इसके लिए तो करंट को ज़्यादा करंट और जितना जो भी करंट है वो फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस लार्ज यूज किया तो फिर करंट कम हो जाएगा, इसके वजह से हम लोग एमीटर में लो रेजिस्टेंस मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ अ कैपेसिटर कनेक्टेड टू कॉइल व्हिच इज सिचुएटेड बिटवीन two bar magnets moving as shown in figure. So पहला हम लोग फैराडेज लॉ लिखेंगे। फैराडेज लॉज क्या है? पहला लॉ फैराडेज फर्स्ट लॉ, whenever there is a change in magnetic flux linked with the coil, an EMF is induced in the coil, which lasts only as long as the change in flux is taking place. मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक चेंज रहेगा तब तक उसमें इंड्यूस्ड करंट होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स स्टॉप होगा तब उधर ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। ये फर्स्ट लॉ, मतलब जनरेशन ऑफ ईएमएफ ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच इज लिंक्ड विद द कॉइल। सेकेंड लॉ, कितना अमाउंट ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो, that is the magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the coil. E is equal to n d phi by dt. बहुत लोगों ने ये फैराडेज लॉ में E is equal to माइनस n d phi by dt लिखते हैं, वो माइनस n d phi by dt नहीं है। लेंस लॉ अप्लाई करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं E is equal to माइनस n d phi by dt। देन ये जो डायग्राम फिगर इधर जो दिख रहा है उसमें
कैपेसिटर लिखा है, कैपेसिटर बनाया, कैपेसिटर का ऊपर वाला प्लेट ये है, नीचे वाला प्लेट बी है, और एन पोल नज़दीक आ रहा है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से एस पोल नज़दीक आ रहा है, तब इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के बाद इधर जो कैपेसिटर के अंदर जो चार्जेस होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसका डायरेक्शन के लिए जब हम लोग एन को नज़दीक आएंगे तब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ चेक करना है, यस को नज़दीक लाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ चेक करेंगे। सो करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, उस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल विल अपोज द अप्रोच ऑफ मैग्नेट, देयरफॉर लेफ्ट फेस ऑफ द कॉइल विल एक्ट एज एन पोल। एन पोल नज़दीक आने से उसके सामने वाला जो फेस है एन पोल बन जाएगा, एंड राइट फेस एज अ एस पोल। फॉर दिस द करंट इन द कॉइल विल बी एंटी क्लॉकवाइज। इसके वजह से इसके अंदर से जो करंट फ्लो होने वाला है एंटी क्लॉकवाइज। अगर एन पोल दूर हो गया, याद रखना एन पोल अगर दूर जा रहे तो ये क्लॉकवाइज करंट डेवलप होगा, तो इधर एंटी क्लॉकवाइज करंट डेवलप होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट डेवलप होने के बाद देन द प्लेट ए ऑफ कैपेसिटर विल बी पॉजिटिव एंड प्लेट बी विल बी नेगेटिव, मतलब ए से बी के तरफ करंट फ्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 29, ड्रॉ ग्राफ टू शो the angle of deviation delta with the variation of angle of incidence I for a monochromatic ray of light passing through prism of refractive angle A. Deduce prism formula। ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा एक्सपांड करके लिखा है। तो डायग्राम बनाने के बाद कभी कभी इधर मोनोक्रोमेटिक लाइट वर्ड भी यूज़ किया, जैसा मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ किया तो सिंपली वाइट लाइट भी बोल सकते हैं। तो ये मोनोक्रोमेटिक बोलने दो, वाइट लाइट बोलने दो, तो इधर प्रिज्म कम में से जो लाइट जाएगा तो डेविएशन वर्ड आया, तो प्रिज्म फॉर्मूले में जो आप डायग्राम बनाते हैं वही डायग्राम बनाना है। तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कैसा डायग्राम बनाना है, क्या डायग्राम बनाना है, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, इसके बारे में सोचना नहीं है। और सिंपल एक क्वेश्चन है, डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर प्रिज्म फॉर्मूला, इसको ही थोड़ा सा घुमा के पूछा है। तो प्रिज्म फॉर्मूले के बारे में आप लोग पहला प्रिज्म फॉर्मूले के लिए जो डायग्राम लगता है वो डायग्राम बना दो, ट्रायंगल बना दो ए बी सी, और इसका सेंटर से एक N90 एंगल से नॉर्मल बना दो। फर्स्ट पेज पे ए एंड बी एंड सेकंड पेज पे डी एंड ए एंड सी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक अ नॉर्मल एंड टेक एनी एंगल 30-40 एंगल, a ray PQ इंसिडेंट ऑन द फेस ए बी। तो उसके बाद जो रिफ्लेक्ट होके जाएगा वो रिफ्लेक्ट होने के बाद मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रहे हैं। तो उसका उसका रिफ्लेक्शन है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज R1। इस साइड लिखा है R1। और सेकेंड, इधर से रे लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहे हैं तो इधर उसका अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, तो ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंट E, एंड इधर होगा सेकेंड रिफ्लेक्शन R2। तो अगर ये R2 हो गया तो इसके ऊपर वाला एंगल होगा E माइनस R2। इस साइड वाला अगर ये नीचे वाला एंगल R1 है तो ऊपर वाला एंगल I माइनस R1 होगा। सो ये ग्राफ बना दो पहले, और इस ये डायग्राम बना दो। इस डायग्राम के रिलेटेड 2-3 सेंटेंस लिख दो। मतलब कैसे लिखेंगे, कंसिडर अ रे PQ is incident on the face AB as shown in figure, or ray diagram for prism formula is as shown in figure. The angle of incident is I and angle of reflection is R1 for first surface. The ray QR emerges from the face AC, then angle of incident on this face is R2, and the angle of refraction, that is called as angle of emergence, that is E,
एंड डेल्टा इज अ एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये इतना लिख दिया और पहला डायग्राम बना दो। हर डेविएशन में नॉर्मली आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, आप ये ध्यान में रख के चलो। देखो इसमें ये डायग्राम बनाने के बाद थोड़ा सा आप टेक्निक यूज करेंगे। तो ये डिराइव करने के लिए ज्योमेट्री का यूज करेंगे हम लोग फ्रॉम फिगर। देखो एंगल डेल्टा, डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। अभी देखो ये है हमारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये हो गया हमारा इमर्जेंट रे। ये इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे कहाँ मीट करते हैं? वो पॉइंट मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। देन आपको एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आया। तो अभी हम लोग आते हैं इस फिगर से। ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा क्यू ई आर इस ट्रायंगल को एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल को एक्सटीरियर एंगल है। तो डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ई क्यू आर प्लस एंगल ई आर क्यू, ई क्यू आर। एंड दूसरा आप लोग ले सकते, ये डायग्राम में देखो, डेल्टा इज इक्वल टू, हम लोग ये ट्रायंगल देख रहे हैं अभी ई क्यू आर। तो हम लोग ये डेल्टा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ई क्यू आर लेंगे एंड सेकेंड ई आर क्यू लेंगे। तो आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, ये होगा आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इधर लिखा मैंने आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। सो इसको थोड़ा रीअरेंज करो, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम ट्रायंगल क्यू डी आर। ये देखो ये ट्रायंगल देखो क्यू डी आर, ट्रायंगल क्यू डी आर। ट्रायंगल क्यू डी आर में आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, R1 प्लस R2 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। तो ये लिख दिया एंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल D मतलब QDR इक्वल टू 180। देन एज AQDR इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, AQDR इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। वो लिख दो एंगल A प्लस एंगल D मतलब QDR इक्वल टू 180। तो इक्वेशन 2 एंड 3 देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 QDR कैंसिल हो जाएगा, 180 कैंसिल हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इक्वेशन 1 में देखो R1 प्लस R2 है, तो R1 प्लस R2 की जगह A पुट करो। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? ये इक्वेशन बनेगा A प्लस डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, सो दैट A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन इधर तक पूछा जाता है। शो दैट A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E। तो आप लोग क्या किया देखो, डायग्राम बनाने के बाद 3 चीज़ याद रखना इसमें। नंबर 1, डेल्टा एक्सटीरियर एंगल लेके ये जो दोनों अंदर का जो एंगल है उनका एडिशन करो, डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। सेकेंड, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल अभी यूज़ किया हम लोगों ने, अभी सेकेंड में
हम लोग ये ट्रायंगल यूज करेंगे, नीचे वाला ट्रायंगल यूज करेंगे। अभी ये ट्रायंगल यूज किया, ये इस ट्रायंगल में क्या होगा, ये ट्रायंगल यूज करेंगे। अभी इसमें R1 प्लस R2 प्लस D इज इक्वल टू 180 करेंगे। बाद में ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यूज करेंगे। उस टाइम में A प्लस D इज इक्वल टू 180। तो सेकेंड ट्रायंगल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से A का वैल्यू मिलेगा हमें, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। वो वैल्यू हम लोग पहले इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो ये आ गया हमारा डेल्टा A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E। नाउ इट इज क्लियर दैट द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड है। इट इज एक्सपेरिमेंटल फाउंड दैट, आप प्रैक्टिकल भी किया है प्रिज्म का, प्रैक्टिकल में आप लोग देखा है एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज करने से एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज होता है, और सर्टन एंगल के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज करने के बाद भी एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज नहीं होता है। वो पहला एंगल ऑफ इंसिडेंट जैसे बढ़ाएंगे तब एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होते जाएगा, और सर्टन वैल्यू के बाद फिर वो इंक्रीज होते जाएगा। तो जो मिनिमम वैल्यू रहेगा जिधर से वो इंक्रीज होना स्टार्ट करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग, वो मिनिमम वैल्यू को एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इधर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इधर है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग कर चुके हैं प्रैक्टिकल में, वो ये प्रैक्टिकल है आपका, किसी को प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आया होगा ये। तो ये A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E लिखने के बाद हम लोग थोड़ा सा रिलेशन लगाएंगे डेल्टा एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट। उससे हमें जो ग्राफ मिलता है, इस ग्राफ से एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पता हो जाएगा। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का कंडीशन क्या है, जब हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एक सर्टन एंगल को मिलेगा, उस टाइम में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ एमर्जेंस दोनों इक्वल हो जाता है। देन E इज इक्वल टू I। उसी टाइम में फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड रिफ्लेक्शन R1 इज इक्वल टू R2 हो जाता है। फिर एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा M, दैट टाइम I इज इक्वल टू E, एट द सेम टाइम R1 इक्वल टू R2, वी कैन से दैट इज R। तो ये वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में, इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे। A प्लस डेल्टा की जगह डेल्टा M होगा, एंड I इज इक्वल टू E है, देन I इज प्लस I लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज 2I। सो सेकेंड उस टाइम में R1 इक्वल टू R2 है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 दैट इज R प्लस R लिखेंगे, दैट इज 2R। देन A इज इक्वल टू 2R मिलेगा, देन R इक्वल टू A/2। ये देखिए A इज इक्वल टू R प्लस R, दैट इज इक्वल टू 2R इज इक्वल टू A, सो दैट R इज इक्वल टू A/2। सिमिलरली A प्लस डेल्टा M इज इक्वल टू I प्लस I लिखेंगे, because I is equal to E, so that 2I is equal to A plus delta M, so I is equal to A plus delta M by 2. Then according to Snell's law, N is equal to sin I upon sin R। I का वैल्यू हमारे पास है, E का वैल्यू, R का वैल्यू हमारे पास है, so that N is equal to sin A plus delta M divided by 2 divided by sin A by 2. This is a prism formula। सिंपल है प्रिज्म फॉर्मूला, 3 मार्क आपको इजीली मिल जाएगा। इसके लिए ये टेक्निक यूज करो, इधर 3 पार्ट में डिवाइड करो इसको, और A प्लस डेल्टा M, A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस C मिल जाएगा। उसके बाद A भी ग्राफ बनाना है आपको, ये ग्राफ शो करके इस ग्राफ से हमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा, उसका कंडीशन है I इज इक्वल टू E। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30।
Draw a graph showing the variation of binding energy per nucleon with the mass number for a large number of nuclei. A is between 2 and 240. What are the main inferences from the graph? How do you explain the consistency of binding energy in the range 30 to 170 using the property that the nuclear force is a short-ranged? Explain with the help of this plot the release of energy in the process of न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसके लिए टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से ग्राफ बनाया है और बहुत सिंपल ग्राफ है, वही ग्राफ आप एग्जाम में बनाएंगे और उस ग्राफ से कुछ कंक्लूजन निकलेगा। कुछ आप पहला ऑब्जर्वेशन देखो, बाद में कंक्लूजन निकालो। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, वो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला यूज करके आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप लोग जब भी एग्ज़ाम में बाइंडिंग एनर्जी कर्व और न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन रिएक्शन बाइंडिंग एनर्जी यूज करके एक्सप्लेन करना है, तब ये आप लोग याद रखना है कि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर बढ़ाना है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन रिएक्शन दोनों करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, सो पहले हम लोग एक ग्राफ देखेंगे। तो ग्राफ के बारे में एक्सप्लेनेशन, एक ग्राफ देखो। ये ग्राफ में इधर बहुत सिंपल आप लोग सिंपल तरीके से इस ग्राफ को बना सकते हैं। ये देखो एक सिंपल मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, वो तरीका है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एक साइड लिया और दूसरा साइड है मास नंबर। तो आप लोग ये सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पहले इधर से लाइन खींचो, ऐसा इधर तक जाएगा, फिर एक बार नीचे आ जाओ, फिर ऊपर, फिर और एक बार और एक बार। कितना बार गया मैंने? 3 टाइम्स। देखो ये पॉइंट है 1, ये 2, ये 3, फिर 3 के बाद उसको ऐसे ऊपर लेके डायरेक्ट ऐसा नीचे ला सकते हैं ऐसा। तो ये पार्ट, इसका स्केलेटन याद रखो, ये बाइंडिंग एनर्जी पर बाद में सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर में पहले हम इधर लिखा है H, इधर H2, H3, फिर इधर लिखा है He4। जो ऊपर वाला जो पॉइंट है He4 है, कार्बन 12 है एंड ऑक्सीजन 16 है, उसके बाद सल्फर 32 है। तो ये ऊपर वाला जो पॉइंट्स है ये सारे 4 का मल्टीपल में है। तो उसका नेबरिंग न्यूक्लियर जो है लिथियम एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 18, और सबसे हाईएस्ट पोजीशन में है Fe56। Fe56 हाईएस्ट पोजीशन है, वो देखो 8 और 9 के बीच में, मतलब 8.89 और 8.85 ऐसा दिया है कहीं बुक में। सो ये मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसका ज़्यादा होता है वो एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब Fe इज अ मोर स्टेबल, Fe इज अ मोर स्टेबल। इस ग्राफ में और क्या दिया है देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये मिडल मास नंबर न्यूक्लियर का ज़्यादा है और हाइयर न्यूक्लियर को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होते जा रहे हैं, और लो एटॉमिक मास नंबर उधर भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कम है। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगा तो वो लेस स्टेबल होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगा तो मोर स्टेबल होगा। तो सबसे स्टेबल एलिमेंट होगा Fe56। सो ये पॉइंट से मैं एक्सप्लेन किया, इधर देखो मैं रीड कर रहा हूँ इस ग्राफ का।
जो कंक्लूजन है, ऑब्जर्वेशन है, इधर मैंने दिया है, उसमें लिखा है द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर इज शोन इन दिस फिगर एंड कंक्लूजन। इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकलता है? तो पहला दिया है द न्यूक्लियाई हैविंग अ मास नंबर बिलो 20 एंड अबव 180, कहीं बुक में बिलो 30 भी लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिलो 20 एंड अबव 180 हैव अ रिलेटिवली स्मॉल बाइंडिंग एनर्जी एंड हेंस they are unstable. Second, the nuclei having a mass number 56, Fe56, and the Fe56 have a maximum binding energy per nucleon and is equal to binding energy per nucleon, maximum binding energy per nucleon, and is equal to 8.79 MeV. And so Fe is the most stable element. Some nuclei have peaks with multiple by 4 are more stable than neighboring nuclei. तो इसका एग्जांपल इधर दिया है, आप लोग ये 3 पॉइंट अच्छे से लिखेंगे और ये ग्राफ बनाएंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ कंस्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। द न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज्ड, nuclear force is a short ranged, so every nucleon interacts with its neighbor's nuclei, therefore binding energy per nuclei remains constant. So अभी इस ग्राफ से न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करना है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन मतलब heavy nuclei breaks into lighter nuclei। तो ये इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, इधर हम लोगों को बाइंडिंग एनर्जी का यूज करके ये बाइंडिंग न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन रिएक्शन एक्सप्लेन करना है। तो व्हेन अ हेवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू 2 lighter nuclei, the binding energy per nucleon increases and that become stable. So the variation of binding energy per nucleon versus mass number is as shown in figure। वो इधर डबल हो चुका है, थोड़ा सा आप लोग, हाँ बाइंडिंग एनर्जी इधर कॉपी करते टाइम थोड़ा सा डबल लिखा गया है, तो आप लोग ये कट कर दीजिए। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इधर देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर इंक्रीज करने के लिए हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन रिएक्शन करते हैं। हेवी न्यूक्लियर को तोड़ के छोटे छोटे न्यूक्लियर बना देते हैं ताकि उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर इंक्रीज होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होगा तो मोर स्टेबल होगा। सो ये डेफिनेशन कैसे लिखेंगे एग्जाम में? फिशन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, व्हेन अ हेवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू 2 lighter nuclei, the binding energy per nucleon increases, the nucleus get more tightly bound. This implies that energy would be released in nuclear fission। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या है, लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करके तो थोड़ा सा हाई मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर वाला न्यूक्लियाई बनाएंगे। फिर 2 वेरी लाइट न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक मास नंबर लेस देन 10 जॉइन टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन of fused heavier nucleus more than the binding energy per nucleon of a lighter nucleus. So again energy will be released in the nuclear fusion reaction. Okay. So दूसरा क्वेश्चन का अभी ये जो पार्ट है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम, तो इधर है उसका क्वेश्चन, वो क्वेश्चन इधर है। शो दैट द रेडियस ऑफ द orbit in the hydrogen atom varies as n square
where n is a principal quantum number। तो ये आप लोग बोर्स रेडियस का डेरिवेशन लिख सकते हैं। तो क्या है, बोर्स का दोनों पोस्टुलेट यूज करना है हमें। बोर्स का दो पोस्टुलेट, फर्स्ट दो पोस्टुलेट यूज करेंगे, एक ऑर्बिट वाला, सेकेंड एंगुलर मोमेंटम वाला। पहला क्या है, बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट में सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, एंड सेकेंड पोस्टुलेट में एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π। तो ये दोनों पोस्टुलेट का फॉर्मूला यूज करके रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ये भी 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। कंसिडर R be the radius of the orbit of hydrogen atom, electrons of mass m revolving with velocity v around the nucleus. According to Bohr's postulate, the necessary centripetal force is provided by electrostatic force। तो वो फॉर्मूला हम लिखेंगे mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 1/4πε0 ze² अपॉन r स्क्वायर। इधर ze into e है, e is a charge of electron and ze is a atomic number or number of protons। so हाइड्रोजन एटम के लिए z इज इक्वल टू 1 होगा, तो इसमें z का वैल्यू 1 पुट करो और या इधर r का एक r कैंसिल हो जाएगा, देन v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 e स्क्वायर r into m। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। According to Bohr's second postulate, angular momentum, that is L is equal to क्या formula, angular momentum L equal to mv into r। so mv r is equal to NH/2π, n is a principal quantum number। तो इससे हम लोग v का v में कन्वर्ट करेंगे, तो रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, देन v is equal to NH/2πmr। इक्वेशन 2 को स्क्वायर करेंगे, अदरवाइज ये v का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो ये v का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो, नहीं तो स्क्वायर करके पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो v का वैल्यू हम लोग पुट किया, या इधर स्क्वायर है, इक्वेशन 1 में स्क्वायर है, तो ये v का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो ये v का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, n² अपॉन 4π² m² r², दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 e² अपॉन rm। तो ये इक्वेशन रीअरेंज करने के बाद r इज इक्वल टू n² h² अपॉन πm e²। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट r is directly proportional to n²। h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो कांस्टेंट, e is a charge of electron is constant, pi constant, mass of electron is constant, so that r is directly proportional to square of the principal quantum number। r is directly proportional to square of the principal quantum number। ये रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम, ये डेरिवेशन करते टाइम आप दो चीज़ ध्यान में रखना है, एक है बोर फर्स्ट पोस्टुलेट एंड सेकेंड बोर सेकेंड पोस्टुलेट। ये तो अगर आपको इनका इक्वेशन आप फॉर्मूला आपको आ गया तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी सेक्शन डी सेक्शन 5 मार्क का क्वेश्चन है। सो इसमें पहला क्वेश्चन है, यूजिंग गॉस थ्योरम डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द cell, outside the spherical cell। okay, so इधर लिखा है theorem show mathematically that for any point outside the cell the field due to uniformly charged spherical cell is same as the entire charge on the cell is concentrated at the center and inside the cell। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल और इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल दोनों निकालना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, एक स्फेरिकल सेल बना देंगे
ये देखिए डायग्राम में स्पेरिकल सेल है और स्पेरिकल सेल के ऊपर ऐसा चार्ज बना देंगे। स्पेरिकल नहीं बनाए तो भी चलेगा, स्पेरिकल सेल के ऊपर ऐसा चार्ज होगा और ये स्पेरिकल सेल का रेडियस r। नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज स्पेरिकल सेल एट पॉइंट P एट द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर O। अगर इधर सेंटर O मान लें, सेंटर O से एट द डिस्टेंस स्मॉल r, तो इसके लिए हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। क्लोज सरफेस है, गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस होगा तो ही ये एप्लीकेबल है गॉसियस लॉ। सो क्लोज सरफेस बनाने के लिए हम लोग एक दूसरा एक स्फीयर बनाएंगे, इमेजिनरी स्फीयर। ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन इमेजिनरी स्फीयर बना देगा। तो उसका स्फीयर का, इमेजिनरी स्फीयर का एक स्मॉल एरिया लेंगे ds, और स्मॉल एरिया, उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उसी लाइन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उसी लाइन में। तो इस डायग्राम का थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज thin spherical cell of radius r carrying the charge q. To find the electric field outside the cell, we consider a spherical Gaussian surface of radius greater than capital R and a concentric with the given cell, that is the imaginary sphere. If E is the electric field outside the cell, then by symmetry, electric field strength has the same magnitude E on the Gaussian surface and is directed radially outward. Also, the direction of normal at each point is radially outward, so the angle between E and ds is 0 at each point, so that electric flux through the Gaussian surface phi is equal to close integration E bar dot ds bar, so that is equal to close integration E ds cos theta. Now here theta is equal to 0, then phi is equal to E into ds, integration ds. So E into integration ds is the total surface area of the sphere. So that is equal to E into 4 pi r square. तो ये मिल गया हमें इस डायग्राम से और फॉर्मूला से। देन अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ, गॉस लॉ क्या बोल रहे हैं? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वेशन 192 इक्वेट करो तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। ई इज इक्वल टू इक्वेशन 192 इक्वेट करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगा। ई इज इक्वल ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फाइनल इक्वेशन। Thus, electric field outside the charged thin spherical cell is the same as if the whole charge Q is concentrated at the center. तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक, ये सेकंड पार्ट आप लोग एग्जाम में लिखते टाइम भूल जाते हैं। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल, हम मुझे तो आता है करके आप लोग वो E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर लिख देते हैं। आगे एक मार्क के लिए और एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है तो ये जो फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला एक सिंगल चार्ज अगर यूज किया, सिंगल चार्ज से एट ए डिस्टेंस r पे में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो भी सेम फॉर्मूला है। तो E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। सपोज इधर एक चार्ज है, सिंगल चार्ज है, इधर Q सिंगल चार्ज है, तो एट ए डिस्टेंस r पे पॉइंट P है। इस पॉइंट P में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये अगर Q पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका डायरेक्शन आउटसाइड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आउटसाइड होगा। तो क्या मिला फाइनल इक्वेशन? इसका भी इक्वेशन यही मिलेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यही शो करना है आपको। तो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन से ये पता चलेगा कि ये दोनों इक्वेशन सेम है।
Thus, electric field outside the charged thin spherical cell is the same as if the whole charge Q is concentrated at the center. एक सेंटर में चार्ज है तो एक लाइन खींचा रेडियस वाला, तो पॉइंट P तक वो हो गया एक लाइन में जो चार्ज मिल रही है टोटल एक पॉइंट चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है सेम फॉर्मूला। फिर इधर और इसमें आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल भी देखेंगे हम लोग। उसके पहले अगर इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ द charge rho is the surface charge density of the spherical cell, then Q is equal to Q rho is equal to Q upon area होता है। तो एरिया कितने अगर 4 पाई आर स्क्वायर है, सो Q is equal to 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। वो वैल्यू पुट करने के बाद सिग्मा के टर्म में ये फॉर्मूला आएगा E is equal to 1 upon epsilon naught r square sigma upon small r square। Then टोटल चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज 0 होता है, तो Q का वैल्यू 0 पुट करो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू 0। इसका कनेक्टेड सेकंड क्वेश्चन है बी क्वेश्चन। ड्रॉ ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल फॉर 0 to infinity। आर का वैल्यू 0 to infinity मिलेगा। तो आर का वैल्यू जब कैपिटल आर होगा तब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं है, तो इधर कुछ भी नहीं बना है इस ग्राफ में। इस ग्राफ देखो, इधर स्फेरिकल सेल होगा तो इधर कुछ भी नहीं ग्राफ बनाएंगे, अगर स्फीयर होगा तो इधर ये ऐसा ये ग्राफ ऐसा बनेगा, अगर स्फीयर होता तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। तो अप टू up to R मतलब रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल। सो अभी इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है, ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सरफेस से वैसे वैसे इलेक्ट्रिक का फील्ड डिक्रीज होते जाएगा लाइक दिस, बिकॉज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ R है। इसका कनेक्टेड थर्ड क्वेश्चन क्या है, what is the electric flux through a cube of 1 centimeter which encloses an electric dipole? What is the electric flux through a cube of side 1 centimeter which encloses an electric dipole? Then electric dipole में total charge कितना होता है? Net charge on the electric dipole is equal to 0, so that प्लस Q है माइनस Q होता है ना उसमें, तो आंसर वो 0 हो जाएगा। देन रीजन के इंडिपेंडेंट टू द शेप एंड साइज एंड नेट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। इसका और क्वेश्चन देखेंगे 5 मार्क का। Explain why two field lines never cross each other at any point। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को टेंजेंट बना दिया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस किया तो जो पॉइंट रहेगा इंटरसेक्शन पॉइंट, उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, विच इज नॉट पॉसिबल। सो आंसर इज two electric field lines or the electric lines of force can never cross each other, because if they cross there will be two directions of electric field at that point of intersection, which is not possible। so इधर डायग्राम बना के दिखाया मैंने, देखो इधर एक ऐसा बना दिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा किया, और दूसरा अगर ऐसा क्रॉस किया तो इसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर दिखेगा। एक ही पॉइंट से तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता है। ओके, सो नाउ उसका बी क्वेश्चन। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज आपको दिख रहा है क्वेश्चन। अ पैरेलल प्लेट capacitor is charged by the battery, which is then disconnected. A dielectric slab is then inserted in the space between the plates
explain what changes, if any, occur in the values of capacitance, potential difference between the plates and electric field between the plates. पहला उसको हम लोग विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल कैपेसिटर है वो फॉर्मूला देखेंगे. दैट फॉर्मूला इज सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है. तो जब हम लोग उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देंगे तो फॉर्मूला आएगा सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए फॉर्मूला मिलेगा. उसी टाइम में पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए. पोटेंशियल होगा क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए. तो उस टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी अपॉन डी होता है. दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए. इधर देखो k बढ़ने से, उसमें k डालने से इधर k को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटर्स, इधर v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है k और v, इधर e एंड k इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो ये तीनों पॉइंट देखिए. नंबर 1, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस टू k टाइम्स. And second, potential difference between the plates becomes 1 upon k times. So potential difference decrease होगा and electric field also decreases. इसके लिए आपको पहले ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है. इलेक्ट्रिक ये फॉर्मूला, तीनों का फॉर्मूला अगर आप सिर्फ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर याद रखा और इसका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर का डेरिवेशन पता नहीं है तो ये तीनों फार्मूला आपको पता नहीं होगा. एक ही फार्मूला पता चलेगा. ये V का फार्मूला हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का डेरिवेशन करते टाइम ये V का फार्मूला बनाया और E का भी फार्मूला बनाया. ये दोनों फार्मूले के बाद ये कैपेसिटेंस का फार्मूला आता है. तो इसके लिए वो डेरिवेशन, वो कंसेप्ट आपको समझ में आना जरूरी है. वो अगर समझ में आए तो आप इजीली लिख सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 32, डिस्क्राइब ब्रीफली the working of transformer with the help of label diagram. एक 5 मार्क का क्वेश्चन. इसमें और एक छोटा सा क्वेश्चन पूछे उसके साथ. तो वो क्वेश्चन है, राइट एनी 2 सोर्सेस ऑफ एनर्जी लॉस इन अ ट्रांसफार्मर. ऊपर वाला 4 मार्क में 4 मार्क के लिए, ये 1 मार्क के लिए. तो आपको अभी अच्छे से ट्रांसफार्मर डिस्क्राइब करना है. पहला, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर. सो कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ लैमिनेटेड कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन ऑन विच 2 coils of insulated copper wire are separately wound. These coils are kept insulated from each other and from the iron core, but are coupled through mutual induction. The number of turns in these coils are different. Out of these coils, one coil is called as a primary coil and second coil is called as a secondary coil. The terminals of the primary coils are connected to the AC main switch and the terminals of the secondary are connected to external circuit or a load. सो इधर ये डायग्राम बनाया प्राइमरी एंड सेकेंडरी में. देखो फर्स्ट डायग्राम में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कम है और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज़्यादा है. तो सेकेंड डायग्राम में प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है. तो ये नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर ये ट्रांसफार्मर 2 में डिवाइड करते हैं हम लोग. दिस ट्रांसफार्मर इज ट्रांसफार्मर आर 2 टाइप्स. नंबर 1, that is a step up transformer and number 2 is a step down transformer. Step up transformer में प्राइमरी में कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल कम होते हैं एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं. हमारा मोबाइल चार्जर
लैपटॉप चार्जर, इधर सब जगह हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस घर में जो भी यूज कर रहे हैं उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, तो हाई वोल्टेज से कम वोल्टेज लेने के लिए। तो ये ट्रांसफार्मर का वर्किंग है। व्हेन अल्टरनेटिंग current source is connected to the ends of the primary coil, the current changes continuously in the primary coil, due to which the magnetic flux linked with the secondary coil changes continuously. Therefore, the alternating EMF of same frequency is developed across the secondary. Let Np be the number of turns in the primary coil, and Ns is the number of turns of coil, the secondary coil, and phi is the magnetic flux linked with each turn. We assume that there is no leakage of flux, so that the flux linked with each turns of the primary coil and secondary coil is the same. According to Faraday's law, so EP means induced EMF in the primary coil is equal to minus Np d phi by dt or delta phi by delta t, and EMF induced in the secondary coil Es is equal to minus Ns delta phi upon delta t. So from equation 192, Es upon Ep is equal to Ns upon Np. If the resistance of the coil is negligible, the EMF induced in the coil will be equal to the potential difference. Therefore, E के जगह हम लोग लिखेंगे V. Then Vs upon Vp is equal to Ns upon Np. If Ip and Is are the instantaneous currents in the primary and secondary coil, and there is no loss of energy, then for about 100% efficiency, power in primary coil is equal to power in secondary coil. That is equal to Vp Ip is equal to Vs Is. So that Vs upon Vp is equal to Ip upon Is. तो ये फॉर्मूला आएगा भी Is upon Ip is equal to Vp upon Vs is equal to Np upon Ns. V और N में Pp ऊपर लिख दिया, Ss नीचे लिख दिया, तो I के लिए तो उसका थोड़ा उल्टा करना है हमको, क्योंकि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अगर Vp अपॉन Vs लिख दिया तो इधर Is अपॉन Ip लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है इसमें, नहीं तो कहीं कभी कभी जल्दीबाजी में सब लोग ऐसा Ip अपॉन Is इक्वल टू Vp अपॉन Vs इक्वल टू Np अपॉन Ns लिख के आ जाते हैं, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये इधर थोड़ा सा ध्यान देना है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी। उस टाइम में सेकेंडरी में पोटेंशियल नाउ हियर Vs is greater than Vp and Is is less than Ip. The step down transformer में Ns is less than Np, number of turns in second is less than number of turns in primary. So ये हम लोग मोबाइल में यूज कर रहे हैं, लैपटॉप मोबाइल चार्जर में, लैपटॉप चार्जर में ये जो ट्रांसफार्मर यूज करें उसमें सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। देन Is is greater than Ip here. So what is the efficiency of transformer? Efficiency of transformer is equal to, कभी कभी एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछते हैं, what is the efficiency of transformer? Efficiency of transformer is the ratio of output power upon input power. That is Vs Is upon Vp Ip. Second question है, write any two energy losses, sources of energy losses in the transformer. तो एडी करंट लॉस है, फ्लक्स लीकेज लॉस है, कॉपर लॉस है एंड हिस्टेरिसिस लॉस है। ये कोई भी आप दो लिख सकते हैं, मैंने आपको सारे एनर्जी लॉसेस इधर
मेंशन किया है। इसका और क्वेश्चन क्या है देखो, इसका और क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन, a step up transformer converts low voltage into high voltage. Does it not violate the principle of law of conservation of energy? Explain. How is the transformer used in large scale transmission and the distribution of the electrical energy over long distance? पहला क्वेश्चन का आंसर है, when output voltage increases then output current automatically decreases to keep the power same because power is equal to V into I. Thus there is a no violation of conservation of energy in a step up transformer. Second क्या देखो इसमें, second part large scale transmission. How is the transformer used in a large scale transmission? उसका आंसर है, the large scale transmission and distribution of electrical energy over long distances is done with the use of transformer. The voltage output of the generator is stepped up so that current is reduced and power loss I square R is cut down. It is then transmitted over the long distances to an area substations and utility poles before a power supply of 240 volt reaches our home. उसका सेकेंड बी पार्ट है क्वेश्चन, दैट इज रिलेटेड टू ए बी एस सी चैप्टर से आर एंड जेड है। इस डायग्राम देखो सब लोग, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, कभी कभी ये वी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी भी लिखा जाता है, इज अप्लाइड टू सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टर आर connected in series with the box. ये ब्लैक बॉक्स में इधर लिखा है, ब्लैंक बॉक्स में the current in the circuit is found to be I equal to I naught sin omega t plus pi by 4. State whether the element in the block box is a capacitor or inductor. इधर तो लिखा है Z लिखा है, तो ये बॉक्स में ये बॉक्स क्या है, कैपेसिटर है इंडक्टर है, ये बताना है। ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग फेजर डायग्राम एंड फाइंड द इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ आर। तो E इज इक्वल टू नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 है, ये तो ऐड हो गए, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 ऐड हो गए, तो ऐड हो गए तो कैपेसिटर होता है, और इधर अगर माइनस होगा पाई बाई 2 पाई बाई 4 जो भी है माइनस होगा तो इंडक्टर होता है, क्योंकि कैपेसिटर का करंट का ग्राफ अहेड बाय पाई बाई 2 होता है, अहेड कभी भी अहेड होगा क्योंकि कैपेसिटर में करंट अहेड बाय पोटेंशियल अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसके लिए ये कैपेसिटर है, तो आंसर में लिखा है कैपेसिटर। देन फेजर डायग्राम बनाया इसका, एक साइड में कैपेसिटर ले लिया, कैपेसिटर वोल्टेज वी सी, सेकेंड में वी आर लिया एंड करंट आई इज द सेम, रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट किया तो करंट और पोटेंशियल इन दोनों का फेज डिफरेंस 0 होता है, सो दैट ये एक ही लाइन में आ गया आई एंड वी आर, इधर हो गए वी सी, सो इधर से 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू, ये एंगल हो गया पाई बाई 4 से फेजर डिफरेंस है, 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू वी सी मतलब अपोजिट अपॉन वी आर, वी सी अपॉन वी आर, सो दैट 10 पाई बाई 4 मतलब दैट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू वी सी अपॉन वी आर, so that Vc is equal to Vr. Then Vc is in the Vc
कैपेसिटिव रिएक्टेंट इज XC, देन XC इक्वल टू R. सो इम्पीडेंस क्या होगा फिर? इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. सो इधर XC इज इक्वल टू R होगा तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू R अंडर रूट 2. तो सो इम्पीडेंस होगा Z इज इक्वल टू R अंडर रूट 2. क्वेश्चन नंबर 33. डिस्क्राइब diffraction of a light due to a single slit. Explain formation of pattern of fringes obtained on the screen and plot showing variation of intensity with the angle theta in the single slit diffraction. Single slit diffraction और interference ये दोनों में से क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है. तो डिफ्रैक्शन का ये लास्ट प्रैक्टिस पेपर में मैंने करवाया कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो अभी ये डिफ्रैक्शन भी अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो. डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन आया तो ये ब्रॉड क्वेश्चन में रहेगा आइदर 3 और 5 मार्क के लिए. तो अभी इधर 5 मार्क के लिए डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है. पहले डिफ्रैक्शन अच्छे से डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट एक्सप्लेन करो. So now here, when a monochromatic light is made incident on the single slit, we get a diffraction pattern on a screen placed behind the slit. The diffraction pattern contains bright and dark bands. The intensity of central band is maximum and goes on decreasing on both sides. Let AB be the slit of the width A and parallel beam of monochromatic light is incident on it. ये डायग्राम देख लो. इस डायग्राम में दिखा है AB इज अ स्लिट है, उसका विड्थ होगा स्मॉल a. According to Fresnel's diffraction pattern is the result of superposition of large number of waves starting from different points of illuminated slit. ये डायग्राम देखो इधर से ये जो P की जगह जो एक फ्रिंज बना है वो डार्क भी हो सकता है, ब्राइट भी हो सकता है. और इस सेंट्रल C में जो फ्रिंज बनेगा वो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला ब्राइट फ्रिंज होगा. देन इस डायग्राम से AP एंड BP ये दोनों अगर रेज देख लिया तो BP इज ग्रेटर देन AP है. तो कितना ग्रेटर है? AP इज इक्वल टू NP है. तो ये BN इतना ज़्यादा है. और इधर से ये जो लाइन है इधर एंगल 91 है. BN इज अ पाथ डिफरेंस. सो पाथ डिफरेंस इज इक्वल BN दैट इज इक्वल टू BP माइनस AP. सो इन ट्रायंगल ANB ट्रायंगल में तो एंगल N इज 90 है, A एंगल 90 है N. सो दैट A इज थीटा, देन BN इज इक्वल टू AB साइन थीटा. BN इज इक्वल टू क्या मिला हमें इस ट्रायंगल से AB साइन थीटा. तो AB इज इक्वल टू स्मॉल a दैट इज द width of the aperture, width of the slit. So that is equal to A. So that BN is equal to A sin theta. This is a path difference. Then what about the central maxima? At the central point C of the screen, the angle theta is 0. The phase difference 0 हो जाएगा. Hence, the waves starting from all the points of the slit arrive in the same phase. This gives the maximum intensity at the central point. सारे रेज अगर एक ही पेज में रहेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा. दैट इज कॉल्ड एज इनर फेज और फेज डिफरेंस 0. देन सेकेंडरी मिनिमा के लिए क्या होगा? देखो सेकेंडरी मिनिमा, ये देखो एक पहला ग्राफ देखो. ये ग्राफ में ये सेंट्रल मैक्सिमा है और ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है. ये सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ये थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा. सिमिलरली दिस साइड एंड फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ये जो लैम्डा बाय ए फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा 2 लैम्डा बाई ए, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा 3 लैम्डा बाई ए.
for the secondary minima for lambda by a same to that in the left side. ओके तो ये ऐसा पैटर्न बनेगा स्क्रीन पे। तो पहला हम लोग ये देखेंगे सेकेंडरी मिनिमा, जो मिनिमम वैल्यू मिला उसके लिए। नाउ वी डिवाइड द स्लिट इनटू द टू इक्वल हॉल्स ए क्यू एंड बी क्यू, सॉरी ए ओ एंड बी ओ। ये जो स्लिट है इसको हमने दो में डिवाइड कर दिया, इधर एक और इधर एक, ये दो में डिवाइड किया। तो दो में डिवाइड करने के बाद ईच ऑफ द विड्थ a by 2 हो गया। नाउ फॉर एवरी पॉइंट m1 इन AO there is a corresponding point m2 in OB such that m1 m2 is equal to a by 2. Then path difference between the waves arriving at point P and starting from m1 and m2 will be। तो जब दो में डिवाइड कर दिया, इसमें नाम लिख दिया हम लोग m1 एंड m2। m1 में जो भी रेज है उतना ही रेज m2 में होगा, तो इनका पाथ डिफरेंस बन जाएगा, पाथ डिफरेंस दैट इज a by 2 sin theta that is equal to lambda by 2. This means that the contributions from the two halves of the slit AO and OB are opposite in phase and so cancel each other. तो ये दोनों अपोजिट फेज में की वजह से वो कैंसिल होगा तो उधर डार्क फ्रिंज बनेगा। ओके, सिमिलरली it may be shown that the intensity is 0 for sin theta is equal to n lambda by a। तो n इज ए इंटीजर, n lambda by a के लिए तो इंटेंसिटी मिनिमम होगा, तो सारे डार्क बैंड होंगे और डार्क फ्रिंज होगी, सो दैट a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो इंटरफेरेंस में हम लोग ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा लिखा था, इधर डार्क फ्रिंज के लिए n लैम्डा, ये याद रखना। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या होगा देखो, तो ये स्लिट हम लोग डिवाइड कर दिया। देन लेट अस कंसीडर नाउ एंगल थीटा सच दैट साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा दैट इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2a। 3 लैम्डा बाई 2a में जब डिवाइड हो जाएगा, एक दोनों साइड से एक कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा बचेगा, तो देन दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा दैट इज इक्वल टू a बाय लैम्डा बाई a। देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2a। लेट अस नाउ डिवाइड द स्लिट इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद एक दो पार्ट इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएगा और एक पार्ट बचेगा, वही हमें ब्राइट फ्रिंज देगा, सो वो अगर 5 पार्ट में डिवाइड कर दे तो 5 पार्ट में डिवाइड करने के बाद वो 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर एक बचेगा। 7 पार्ट में डिवाइड किया तो 3 कैंसिल हो जाएगा, एक पार्ट बचेगा। इन दिस वे ऑल द मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ के लिए हमें वो ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, so that the remaining third part will contribute to the intensity at a point between the two minima. Clearly there will be a maxima between first two minima, but this maxima will be of much weaker intensity than central maxima. This is called as a secondary maxima. Now, in a similar manner, we can show that there are secondary maxima between any two consecutive minima, and the intensity of maxima will go on decreasing with the increase of order of maxima. In general, the equation is a odd multiple of half of the lambda. A sin theta is a path difference is equal to 2n plus 1 or 2n minus 1 lambda by 2 भी लिख सकते हैं, where n is equal to 1 2 3 4
The intensity of secondary maxima decreases with the increase of order n because with increasing n, the contribution of the slit decreases. So the plot is shown here. ये प्लॉट मैंने आपको पहले दिखाया था. ये प्लॉट आपको बनाना है. ये डेरिवेशन अगर पूछा, इसका डिस्क्राइब द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन अगर क्वेश्चन पूछा तो भी आपको ये डायग्राम बनाना है. इसका और वाला क्वेश्चन, an air bubble is formed inside water. Does it act as a converging lens or a diverging lens? Explain. एयर बबल अंदर है तो कन्वर्जिंग लेंस करके काम करेगा, डाइवर्जिंग लेंस करके काम करेगा. तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाता है और लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाता है. उस टाइम में तो लेंस कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग आप लोग ग्लास और एयर मीडियम का देखा है. तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग देखते हैं रेयर टू डेंसर मीडियम जब जा रहे हैं और डेंसर टू फिर रेयर जा रहे हैं, तब लाइट कन्वर्ज होके आ रहे हैं. ओके. और इसमें कॉन्क्यू लेंस में डाइवर्ज हो रहे हैं. तो इधर सराउंडिंग पूरा वाटर है, डेंसर मीडियम है और बबल के अंदर एयर मीडियम है. तो क्या होगा, वो कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग है. देखो, a ray of light parallel to the principal axis incident of the air bubble bends away from the normal as it goes from denser to rarer medium. The refracted ray, इधर देखो, refracted ray, this इधर से जो रे जा रहे refracted ray AB suppose रिफ्रैक्शन एट बी में इधर रिफ्लेक्ट होके जाएगा एंड इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. अंदर जब जाएगा ए टू बी, ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड बी से जब जाएगा तब टूवर्ड्स द नॉर्मल. द रिफ्रैक्टेड रे एट बी एंड डी when produced backwards meets the principal axis at I. इधर I पे बन जाएगा और दोनों मिल जाएगा. Giving a virtual image, the air bubble diverges the rays of light, so it behaves like a diverging lens. ये डाइवर्जिंग लेंस से काम करेगा, क्योंकि ये जैसा आप लोग समझ लो जो लेंस डेप में आप लोग यूज़ करें, वो अगर उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, अगर हम लोग उससे ज़्यादा वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर यूज़ किया तब वो कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा. सेकेंड क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये पहले भी पूछा था. एंड हेंस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम. तो वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे. फिर a ray of light travel from an optically denser medium to rarer medium at an angle greater than the critical angle. It reflects back into the denser medium. This phenomenon is called as a total internal reflection. और critical angle and reflective इधर लिखा है critical angle in terms of speed of light in two medium. ओके, इनका एक्सप्रेशन करना है स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में. तो स्पीड ऑफ लाइट का पहला हम लोग डिराइव किए थे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है क्रिटिकल एंगल. अभी इधर स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में करना है. थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है. और पहला वाला डेफिनेशन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में मैंने डिस्कस कर चुका था और उसका रिलेशन डिराइव करने का था क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. इधर क्रिटिकल एंगल एंड स्पीड ऑफ लाइट दिए, तो सेम वही पहला फॉर्मूला जो था वही यूज करेंगे. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, तो रिफ्लेक्टेड एंगल
इक्वल टू होगा तो रिफ्लेक्टिंग एंगल 90 होगा. देन N21 is equal to sin IC because sin R is equal to 90. Then N21 is equal to 1 upon N12. So N1 upon N12 is equal to sin IC. Then N12 is equal to 1 upon sin IC. Thus the refractive index of the denser medium with respect to the rarer medium is equal to 1 upon sin IC. तो इधर आप लोग लिखेंगे C1 upon C2 refractive index of medium 2, that is C2 upon C1. Refractive index of medium 2 with respect to refractive index of medium 1. So the 1 upon sin IC is equal to speed of light in medium 2 divided by speed of light in medium 1. ये फाइनल आंसर होगा इसका. सो नाउ केस स्टडी क्वेश्चन. मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ये पैराग्राफ पढ़ के ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि कहीं इसमें से कई क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में हो सकता है डायरेक्टली. सो इधर क्वेश्चन कुछ है, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी. ये रेजिस्टिविटी आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ लिया, तो इसके लिए पैराग्राफ बिना पैराग्राफ से भी आप आंसर दे सकते हैं. इट इज़ अ मेजर ऑफ रेजिस्टिंग पावर ऑफ स्पेसिफाइड मटेरियल टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. रेजिस्टिविटी मतलब क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ रेजिस्टिंग पावर ऑफ स्पेसिफाइड मटेरियल टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. सेकेंड, what is the relation between resistivity and conductivity? The relation between resistivity and conductivity, resistivity is equal to 1 upon conductivity, reciprocal. What is the effect of temperature on resistivity of conductor and insulator? What is the question क्या पूछा है? What is the effect of temperature on What is the effect of temperature on resistivity of conductor or insulator? So resistivity increases with the temperature in case of conductor, and it's a fairly large and linear increase. So they are said to have a positive coefficient of temperature. On the other hand, it decreases with increase in temperature for an insulator. इंसुलेटर में डिक्रीज इन टेम्परेचर और सेमीकंडक्टर के लिए भी से डिक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी decreases with the increase in temperature. So they are said to have a negative temperature coefficient of resistance. इसको और क्वेश्चन है, at temperature 0 Kelvin, the resistivity of the metallic conductor is 30.8 ohm meter. Let us say that the temperature is increased by 100 K and the temperature coefficient of resistivity is given by 0.09. Find the new resistivity. तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. रो इज इक्वल टू रो नॉट within a bracket 1 plus alpha into temperature difference. Temperature difference T minus T naught use कर सकते, that is a 100 minus 0, and alpha is given, that is a temperature coefficient of resistivity. तो वो दिया है और इनिशियल रेजिस्टिविटी दिया है, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर इनिशियल रेजिस्टिविटी दिया है वो 30, ओके 30.08. ये वैल्यू पुट करो तो ये सब ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. तो रेजिस्टिविटी आएगा आपका 58.52 ओम मीटर. और सेकेंड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन.
Which type of galvanometer is used in Wheatstone bridge experiment? ये गैल्वेनोमीटर के ऊपर पैराग्राफ है। तो कौन सा टाइप का गैल्वेनोमीटर आप लोग मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं? तो प्रैक्टिकल में कर चुके हैं आप लोग और वो भी देखा है आप लोगों ने गैल्वेनोमीटर यूज़ किया है। वो गैल्वेनोमीटर है मूविंग कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? करंट कैरिंग ए कॉइल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क टाउ इज इक्वल टू NIBA। सेकंड क्वेश्चन के लिए और है, हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर इफ अ स्मॉल रेजिस्टेंस एंड गैल्वेनोमीटर आर गिवन टू यू? जस्ट कनेक्ट द गैल्वेनोमीटर एंड स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसका आंसर आपको इधर मिलेगा पैराग्राफ में। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर इधर दिया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये तो गैल्वेनोमीटर इनक्लूड्स द टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, अस्टेट का गैल्वेनोमीटर, मिरर गैल्वेनोमीटर, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर ये दिया है। और इधर भी मूविंग टाइप गैल्वेनोमीटर दिया है। एक पैराग्राफ से आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, धन्यवाद। अभी हम लोग इसके बाद प्रैक्टिस पेपर 5 देखेंगे, वो भी 2 पार्ट में वीडियो होगा। और जो बुक मैंने PDF भेजा है वो बुक पढ़ लो और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट आता है वो वीडियो देख लो। थैंक यू।